हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स, व्हाई इज फ्रिक्शनल फोर्स, वेयर इट एक्ट्स, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड इट्स डायरेक्शन, इसे सारा चीज देख चुके हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी जो देखें उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे। जो फैक्ट्स हम देखें फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में उनको थोड़ा लिस्ट आउट करेंगे, क्योंकि इनके रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें करने में दिक्कत होता है। पहला हुआ कि फ्रिक्शनल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये ऑटोमेटिकली अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलता है डिपेंडिंग अपॉन दी अप्लाइड फोर्स। ओके, ये हमें मालूम है। इट ऑटोमेटिकली changes its magnitude and direction depending upon applied force। इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको ये चीज समझ में आता है। मैं सिर्फ थ्योरी लिखने के चक्कर में उसको लिख रहा हूँ। कोई ब्लॉक रखा है, इधर को धक्का दोगे फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होगा, इधर को धक्का दोगे फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होगा। वो ऑटोमेटिकली अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलते रहता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो जो एरिया कांटेक्ट में उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो एरिया कांटेक्ट में उनकी नेचर क्या है, उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बेहतर समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग कर सकते हैं कि सपोज हम कहेंगे हियर इज ए ब्लॉक। ठीक है, अब इस ब्लॉक को मान लो कि आप इधर को खींच रहे हो और ये मान लो कि कोई फोर्स है 20 न्यूटन का, और ये कोई एक m kg का ब्लॉक है और 2 kg का ब्लॉक है। m ले लेते हैं, ये m kg का ब्लॉक है और इसको आप खींच रहे हो। द ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, चलो दूसरा ब्लॉक लेते हैं, ये है। ये एक ब्लॉक लेते हैं, इसका नाम है B। इसको खींच रहे हो 30 न्यूटन फोर्स में। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट है जिसमें हम A को B के ऊपर बैठाए हैं और खींच रहे हैं विथ ए फोर्स F1। तीसरा केस है कि सपोज हम कहेंगे हियर इज ए ब्लॉक, बैठा नीचे कौन A, उसके सर पे बैठा है B और इसको खींच रहा है कौन F2। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। In the figure shown, all the arrangements, all the systems are moving with constant velocity. Find values of F1 and F2।
सेम मास। तो ये चारों कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहे हैं, इनके तो फोर्सेस दिया, इनका पूछा। हम जानते हैं फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन द एक्सीलरेशन शुड बी 0। अगर एक्सीलरेशन 0 हुआ मतलब नेट फोर्स मस्ट बी 0, है ना। नाउ इफ यू सी द केस ऑफ ए, पहला केस में ए के केस में ये स्लाइड कर रहा है, मास कितना है मालूम नहीं, यू अस्यूम द मास टू बी ए, यू आर पुलिंग इट विथ ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शनल फोर्स। कितना, सपोज ए का अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू ए mg, it is moving with constant velocity, implies mu a mg is equal to 20। नेट फोर्स 0 है, it is moving with constant velocity, means इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए, so mu a mg is 20। किसी को कोई दो राय नहीं है इसमें, सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, इफ यू लुक एट द केस ऑफ बी, बी के केस में यू आर पुलिंग इट विथ ए फोर्स ऑफ 30 न्यूटन एंड हियर मस्ट बी सम फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन ए एंड बी अलग ब्लॉक है, मास बराबर है, ब्लॉक तो अलग अलग है, इसका कुछ अपना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। क्यों? अभी तो हम बोले frictional force depends upon nature of areas of contact or in contact। जो एरिया कांटेक्ट में है उनका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ए स्लाइड करता था तो ए का एरिया कांटेक्ट में था, नेचर ऑफ एरिया। अच्छा, ये बात है। तो यहां से क्या पता चल गया, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है, मतलब म्यू बी एम जी इज इक्वल टू 30। तीसरा केस में ए बैठा बी के ऊपर, ए बैठा बी के ऊपर, ये ए है, ये बी है। हियर द नॉर्मल रिएक्शन वाज mg, हियर mg, बट व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन हियर? दोनों ब्लॉक का वेट आएगा कितना? 2mg। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा? म्यू 2mg। लेकिन म्यू किसका लेंगे, ए का कि बी का? ऑब्वियसली बी का, क्योंकि बी तो यहाँ पर कांटेक्ट में है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर पूछा क्या है, F1, ठीक है ना। हियर F1 इज इक्वल टू 2 म्यू mg, 2 म्यू बी mg। लेकिन म्यू mg तो हम देख चुके हैं 30 है, तो F1 कितना हो गया? 60 न्यूटन। क्या कोई मुझे बताएगा सीधे सीधे? सिमिलरली लिखना चाहता हूं। सिमिलरली व्हाट इज F2? जब F2 चल रहा है, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स? 2 म्यू mg, म्यू mg कितना है? 20, तो इट विल बी इक्वल टू 40 न्यूटन। 2 म्यू a mg इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो अगर अलग अलग, अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि अलग अलग बॉडी जब अलग अलग सरफेस के साथ कांटेक्ट में आते हैं, उनका नेचर डिसाइड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। When A was in contact, there was some frictional force. B is in contact, some different frictional force. I wanted to highlight the point that frictional force depends on the nature of area in contact। यह हमें समझ में आ गया, ठीक है। नोट पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? नोट पॉइंट नंबर 3 कहता है कि हाँ, जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द फ्रिक्शनल फोर्स
does not depend on magnitude of area of contact। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, लेकिन कितना एरिया कांटेक्ट में। जैसे मैं नॉर्मल केस देता हूं, ये ब्लॉक अभी स्लाइड करेगा किसी फ्लोर पे तो ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा कि अगर हम ये ब्लॉक को लेटा के ऐसे रख देते हैं, अब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो कौन ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? बोथ ऑफ देम आर स्लाइडिंग। सेम ब्लॉक को अलग अलग पोजीशन में रखे हैं तो इसका मतलब ब्लॉक का हर जगह सरफेस में बराबर नेचर है। तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा? म्यू इनटू आर, एंड व्हाट इज आर? आर इज mg, सो द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी म्यू mg। यहाँ पर जब वो स्लाइड कर रहा है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन क्या है? वही आर इज mg, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg। तो ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहने से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ऐसी बात नहीं है। समझ में आ गया? ज्यादा एरिया कांटेक्ट में रहने से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ वी गो फॉर पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 हम देखते हैं कि बाय लुब्रिकेशन यू कैन डिक्रीज द फ्रिक्शनल फोर्स। व्हाट यू डू व्हाइल डूइंग लुब्रिकेशन? हम क्या करते हैं, दो सरफेस जो रगड़ रहे थे उनके बीच में कोई ग्रीस, ऑयल, पाउडर ऐसा कुछ चीज डाल देते हैं तो क्या होता है, दोनों सरफेस के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग बढ़ जाता है, तो उनके बीच में मोलिकुलर अट्रैक्शन घट जाता है, तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स घट जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को कम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग लुब्रिकेशन। बाय यूज ऑफ lubricants or balls and bearings। The frictional force between two surfaces can be decreased। ठीक है, दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स घटा सकते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, चलो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं। सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है और ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है और आप चाहते हो कि ब्लॉक फिसल के नीचे आ जाए, तो आप क्या क्या चीज करोगे? या तो इसको पुल करोगे, या फिर उसको पुश करोगे, या फिर इसके नीचे तेल डाल दोगे। नहीं, ये तीनों तरीके से कुछ भी नहीं करना है। फिर भी आप चाहते हो कि इसको नीचे आना है विदाउट टचिंग, विदाउट पुलिंग, विदाउट पुशिंग, नाइदर लुब्रिकेटिंग, नथिंग इज अलाउड। और आप चाहते हो कि ब्लॉक स्लाइड करना शुरू करे। कैसे करोगे? मैं बताता हूं आपको। आप एक हथौड़ा ले लो, हथौड़ा लेके यहाँ पे मारना शुरू करो। When you start striking here, you will see this block slowly starts coming down, है कि नहीं? तो हम क्या देखते हैं, जब हथौड़े से इसको मारे तो क्या हुआ, इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ। वाइब्रेशंस क्रिएट हुआ तो जो दो सरफेस कांटेक्ट में थे उनके बीच में उनका बीच का जो स्पेसिंग था, कैसे हो रहा है, ये दो सरफेस था, वाइब्रेशन हुआ तो ऐसे होने लगा। So distance between the molecules is increasing, तो effectively the average frictional force decreases, तो ये फिसलना शुरू कर देता है। तो क्या कंक्लूजन हम इसमें से ले रहे हैं? हम कंक्लूजन ये ले रहे हैं कि जब किसी बॉडी में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स शुरू हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है ना? फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। सिंपल सा है, मान लो कि ये पूरा अरेंजमेंट को एक टेबल के ऊपर रखो, टेबल को हथौड़े में मारो, देखो ये फिसलने लगा है। क्यों ऐसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस। तो हम क्या कहेंगे, व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स
vibrations are produced in it, इसमें वाइब्रेशंस बनते हैं, ठीक है। therefore the frictional force between surfaces of contact slightly decreases or decreases, contact decreases, ठीक है। the coefficient of friction under this condition, under sliding condition, is called coefficient of kinetic friction, जिसको हम लोग प्यार से म्यू के लिखते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना, हम लोग इसको प्यार से म्यू के लिखते हैं। तो अभी तक जो हम लोग म्यू कर रहे थे वो क्या था, इट वाज म्यू एस, और हमारे म्यू के क्या है, म्यू के इज स्लाइटली लेस देन, ऑलमोस्ट क्लोज टू द वैल्यू ऑफ म्यू एस। तो जब कोई बॉडी स्लाइड करना शुरू करता है, उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेसिंग था वो अफेक्टेड होता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली डिक्रीज कर जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्लाइटली डिक्रीज कर जाने के कारण क्या होता है, फिर से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है। तो जब कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, हमें देखना है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज गेटिंग अफेक्टेड, फ्रिक्शनल फोर्स इज गेटिंग अफेक्टेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस। हाँ, अगर म्यू एस मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको कहेंगे म्यू। म्यू एस स्लाइड कर रहा है तो उसको कहेंगे म्यू के। तो अगर हम म्यू के को अकाउंट में लेंगे तो हमारा डायग्राम कैसे होगा, सोचो तो। सपोज हम कहेंगे ये हमारा अप्लाइड फोर्स है, ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स है, और मान लो कि हम ड्रॉ करना चाहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स डायग्राम। पहले भी हम लोग देख चुके थे, ये ऐसे बढ़ता है 45 डिग्री में, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम का वैल्यू होता है म्यू एस इंटू आर। उसके बाद कितना भी अप्लाइड फोर्स बढ़ाओ, फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज्यादा नहीं जा सकता, तो होना चाहिए कुछ ऐसे। लेकिन ये जोन में फ्रिक्शनल फोर्स कम है, अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, तो बॉडी स्टार्ट्स एक्सीलरेटिंग, एंड बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस। तो आप क्या कहोगे, वेलोसिटी इंक्रीज किया तो म्यू का वैल्यू डिक्रीज कर गया, अब क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स और इतना नहीं रहेगा, वो बन के कुछ ऐसा बन जाएगा। कितना बन जाएगा उसका वैल्यू, you say it is mu k into r. So variation of frictional force with applied force is shown in figure. Taking mu k into account, frictional force versus applied force diagram is shown। तो फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स डायग्राम हम देख रहे हैं कब, जब हम म्यू के को अकाउंट में लेंगे, ठीक है। नाउ सर गो फॉर पॉइंट नंबर 6। कोई लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं तो आगे बढ़ जाऊंगा। पॉइंट नंबर 6, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हुआ पॉइंट नंबर 6 में
बिफोर वी गो फॉर पॉइंट नंबर 6 में आपको थोड़ा सा इसके ऊपर एक्सरसाइज करवाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। सपोज हियर इज ए ब्लॉक जिसका मास है 5 kg और ऐसा एक सरफेस पे रखा है जहां पर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.5 और ठीक है ना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है 0.4। हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक and acceleration of block when bit number 1 F is 10 Newton, bit number 2 F is 24 Newton, bit number 3 F is 30 न्यूटन। ये सारा केस में पूछा गया है। बताओ व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक एंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। थोड़ा ध्यान से देखिए, हियर जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, समझ में तो आ रहा है कि यार R विल बी इक्वल टू 5G। अच्छा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू S इंटू R। म्यू S कितना दिया है 0.5 इंटू 50 इज 25 न्यूटन। अच्छा, ये बात है, समझ में आ गया कि मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी 25 न्यूटन। ओके, एंड हमारा ये जो फोर्स है ये तो अप्लाइड फोर्स जैसे बिहेव कर रहा है ना। अप्लाइड फोर्स का वैल्यू दिया गया है, बिट नंबर 1 अप्लाइड फोर्स इज 10 न्यूटन व्हिच इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। बॉडी एट रेस्ट, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स दैट इज 10 न्यूटन। बिट नंबर 2 अप्लाइड फोर्स इज 24 न्यूटन जो कि 25 से कम है। इट इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगेन हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन इज 0, फ्रिक्शनल फोर्स इज 24 न्यूटन क्योंकि 25 न्यूटन तक ये हमें रोक सकता है। नाउ लुक एट द थर्ड केस। Applied force is now 30 Newton. Oh, it is more than the limiting frictional force. Body will slide. Body slides. तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। बॉडी स्लाइड्स, ठीक है। अगर जैसे पता चल गया कि बॉडी स्लाइड करने लगेगा तो क्या आप बता सकते हो क्या होगा फ्रिक्शनल फोर्स? स्लाइड कर रहा है भाई, म्यू के एम जी लेंगे। म्यू के कितना है 0.4 इंटू एम जी हो गया 50 इज 20 न्यूटन। तो जब फोर्स फ्रिक्शनल अप्लाइड फोर्स हो गया 30 न्यूटन, द फ्रिक्शनल फोर्स कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। एक बार पता चल गया फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन है। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि म्यू के का वैल्यू लिए कितना 0.4। म्यू के क्यों लिए, म्यू एस क्यों नहीं लिए? क्योंकि हमारे अप्लाइड फोर्स म्यू एस आर से ज्यादा है। अब बॉडी स्लाइड करेगा, स्लाइड करते वक्त तो म्यू के लेते हैं, है ना। हमारा हिंदू धर्म में इसे लिखा है कि नहीं? लोगों को आजकल पॉलिटिकल नेता लोग बहुत सारे किस्म के पढ़ाते हैं, तो हमारे धर्म में लिखा है ऐसा होगा। चलो ठीक है। नाउ अगर ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, अब थोड़ा हाल देखो तो शायद का क्या है। इनका हाल ऐसा है कि 5G तो है, R भी है, इधर को है 20 न्यूटन जिसका वैल्यू है म्यू के इंटू आर, और हम दे रखे हैं 30 न्यूटन, है ना, और मास है 5 kg। सो एक्सीलरेशन कितना होगा? नेट फोर्स बाय मास।
नेट फोर्स मतलब 30 न्यूटन दे रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स नाकामयाब कोशिश लगा रखा है कितना न्यूटन का, 20 न्यूटन का। रोकना चाहे रोक ना पाए, फ्रिक्शन कितना मजबूर है, ये वाला गाना तो आप जानते होंगे, है ना। ये 30 न्यूटन दे रहा है, ये 20 न्यूटन में रोकने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है। मास कितना था, मास तो 5 kg, तो एक्सीलरेशन क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। So this way we could understand the use of coefficient of kinetic friction। ऐसे ढेर सारे पॉइंट के बारे में आज हम लोग देख लेंगे तो थोड़ा हमारा ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में हम देखना चाहते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में क्या देखेंगे थ्योरी में, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। ऐसा दुश्मन है कि बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा दुश्मन है। ऐसा दुश्मन है जिसको हम पास में रखना पसंद करते हैं। बिना दुश्मन का जिंदगी दुश्वार हो जाता है। कैसे? क्योंकि ये हमें काफी मदद भी करता है, हमारा काफी नुकसान भी करता है। चलो देखते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमें क्या क्या तकलीफ होते। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या आप किसी रस्सी को पकड़ के चढ़ सकते हो, बार बार हाथ फिसल जाए, है कि नहीं। ये पेन को क्या मैं इसे पकड़ सकता हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैं दोनों हाथ से इसको प्रेस कर रहा हूँ, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है और ये गिरने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ करके रोक रहा है। अगर इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, पेन है, मे बी यू विल नॉट बी एबल टू रिलीज। मान लो लोहे का अगर डंडा है, आप पकड़ के रखे हो, अगर कोई आपके हाथ में तेल डाल दिया, फ्रिक्शन कम हो गया, अब क्या होगा सोचो। जितना भी कोशिश करो और डंडा धीरे 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 हाथ से फिसलने लगेगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स मदद करता है। और कैसे मदद करता है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स है तो आप बड़े बड़े पाउंड लेके चल सकते हो, है कि नहीं। सोचो कोई रफ प्लेन है, बड़ा बड़ा स्टेप लेके आप जा सकते हो। मान लो साबुन गिरा हुआ है, ऑयल गिरा हुआ है, बड़ा बड़ा स्टेप लेके चलोगे क्या, यू विल गो विथ स्मॉल स्टेप्स, है कि नहीं। ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ सारे मेडिकल एंट्रेंस की क्वेश्चन से। ऑन ए स्मूथ सरफेस यू कैन रन विथ बिगर स्टेप्स विथ स्मॉल स्टेप्स। तो सारे में जो बता रहा हूँ आपको, तो आपको ये सारी चीजों को याद रखना है, ठीक है। तो on a smooth surface you cannot run, you cannot move with bigger steps, you have to move with small steps। तो जितना ज्यादा रफ होगा हम उतने ज्यादा हम भाग सकते हैं, इतना स्पीड में जा सकते हैं, इतने बड़े बड़े स्टेप ले सकते हैं, है ना, चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। सो क्या कहेंगे, विदाउट फ्रिक्शन। और भी आप सोचोगे तो डे टू डे लाइफ में कितने सारे चीजों का फ्रिक्शन की जरूरत होता है। डे टू डे लाइफ में कितने सारे चीजों का फ्रिक्शन का जरूरत होता है। फ्रिक्शन नहीं होता तो सारे काम नहीं होते। एनीवे, विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट क्लाइंब ए रोप। कोई रस्सी पकड़ के चढ़ नहीं सकते। वी कैन नॉट ड्राइव ए कार नहीं चला सकते। क्यों सर, हमारा कार बहुत अच्छा है, मर्सिडीज है, मेरे को बढ़िया चलाना आता है, क्यों नहीं चला सकते। अरे आप जब चलाते हो कैसे चलाते हो, आपकी जैसे एक्सीलेटर दबाते हो चक्का घूमने की कोशिश करता है, वो रोड को पुश करके आगे चले जाता है। कभी कभी देखे होगे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कार होते हैं लेकिन कहीं बरसात में फंस गया है, जैसे एक्सीलेटर दबाता है चक्का वहीं फिसलते रहता है, वो आगे नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि पानी गिर गया, वहां पर फ्रिक्शन सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। सो फ्रिक्शन नहीं होगा तो यू कैन नॉट ड्राइव ए कार। आप अगर किसी रेस में जाओगे, कार रेस में, तो कैसा वाला कार टायर प्रिफर करोगे, रफ कार टायर और स्मूथ कार टायर। ऑब्वियसली रफ, स्मूथ वाला लोगे तो वहीं फिसलेगा।
आप अभी कोई रेस में, रनिंग रेस में जाना चाहते हो तो आप कैसा जूता लेना चाहोगे? जिस जूते का सोल स्मूथ रहेगा या रफ रहेगा? ऑब्वियसली रफ रहेगा, तो जोर से भाग पाएंगे, मतलब फ्रिक्शन हमें मदद कर रहा है, ठीक है। और दुश्मनी क्या कर रहा है हमारे साथ? फ्रिक्शन इज एविल। क्यों? इट कॉजेस इरोजन, है कि नहीं? चीजें घिस जाते हैं। हमको हर साल नया चप्पल लेना पड़ता है क्योंकि चप्पल घिस गया, है ना। गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स बदलना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो आपस में स्लाइड करते करते घिस जाते हैं, गाड़ी हमारा पुराना हो जाता है। बहुत सारे जगह में हम कोई बॉडी स्लाइड करके ले रहे हैं, वो तो फ्रिक्शन के चलते हीट होके वो गर्म हो जाता है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, सोचो तो रोड पे बैठा के किसी को बस पुल करते हुए ले लो, वो तो आराम से स्लाइड करके जाएगा, है ना। उसको कोई व्हीकल की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ रोड पे, यहाँ पे कमर में कोई रस्सी बांध के हुक लगा दो बस के पीछे, बस चला और आप रास्ते में जा रहे हो, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं है। ये फ्रिक्शन ही तो हमारा दुश्मन है। हम फ्री में चले जाते हैं इधर उधर घूमने के लिए, जा नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इरोजन क्रिएट करता है, ठीक है। इट ओपोजेस स्लाइडिंग मोशन। हमारा घर का अलमीरा को एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस करने में हमारा धुआं निकल जाता है। कौन इसे कर रहा है? वो फ्रिक्शन है भाई, जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। सो फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल, ठीक है। ऐसा दुश्मन है जो हमें चाहिए, दुश्मनी करके छोड़ नहीं सकते। पॉइंट नंबर 7, अभी हम देखें कि हम वॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, कोई कार दौड़ता है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। चलो देखते हैं विथ व्हाट मैक्सिमम एक्सीलरेशन मैन कैन मूव। मैक्सिमम एक्सीलरेशन with which a car can move is equal to maximum frictional force by mass। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स तो हुआ म्यू एम जी बाई मास, तो क्या हो जाएगा? एक मास दूसरे को खा गया, म्यू जी। ये मत सोचो कि मेरा पावरफुल इंजन है, मैं बहुत जोर से जा सकता हूँ, तेल डाल देंगे रास्ते पे वहीं फिसल के गिर पड़ोगे। आप कितने जोर से जा सकते हो वो सिर्फ आपकी इंजन की ताकत के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द रफनेस ऑफ द सरफेस। कोई रफ सरफेस होगा तो आप बहुत ज्यादा एक्सीलरेशन में दौड़ सकते हो, स्मूथ होगा तो दौड़ नहीं सकते। यू माइट हैव नोटिस्ड इन सम मूवीज, क्या होता है, मूवी बोलने से थोड़ा अच्छा लगता है सुनने में, नहीं? मूवी में देखोगे कोई विलेन है या फिर कोई शेर है, भूत है, मान लो किसी को दौड़ा रहा है और आगे जो दौड़ रहा है भूत को देख के वो रास्ते में बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, फिर उठ के फिर दौड़ता है। कभी आपको ये अननेचुरल नहीं लगा? कोई अगर 100 मीटर दौड़ेगा तो रास्ते में बार बार क्यों गिरेगा? यस, डायरेक्टर के पास दिमाग है। आप देखो, जब जल्दी से दौड़ने की कोशिश करते हो आप बार बार गिरते हो, क्यों? आप मैक्सिमम जोर से जाने की कोशिश करते हो, यू वांट टू अवेल फुल फ्रिक्शनल फोर्स। आप अगर दौड़ोगे, आपके ऊपर अगर फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी आएगा तो एक्सीलरेशन म्यू जी हुआ। आपके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना आएगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे इसको रगड़ रहा हूँ, मेरे हाथ में कितना फ्रिक्शनल फोर्स आएगा डिपेंड करता है कि मैं कितना जोर से प्रेस कर रहा हूँ। जोर से प्रेस करूंगा ज्यादा फ्रिक्शनल आएगा, धीरे से प्रेस करूंगा कम फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। आप तो जल्दी भागने के चक्कर में बहुत जोर से प्रेस करते हो, बहुत जोर से जमीन को प्रेस करते हुए जब भागते हो तो कभी कभार थोड़ा और भी जोर पुश कर देते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी पांव को रोक नहीं पाता है, वो फिसल जाता है और आप गिर जाते हैं, है कि नहीं?
So the maximum acceleration with which you can run is mu g. ठीक है, तो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, सुपरमैन भी दौड़ेगा तो म्यू जी है, उससे ज्यादा जोर जा नहीं सकता किसी भी हालत में। अब इससे ज्यादा जोर जाने की कोशिश करोगे, आपकी पाँव फिसलेगा, वहीं गिरोगे, टांग तोड़ोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना दौड़ते वक्त डोंट रन विथ एन एक्सीलरेशन मोर देन म्यू जी। तो हम लोग अभी 7 पॉइंट देख लिए। Similarly, maximum retardation of a car can be mu into g। जब कार चल रहा था, ब्रेक लगाया मतलब क्या होता है, ये ब्रेक शूज आके इसको अंदर से पकड़ लेते हैं तो घूमना बंद हो जाता है। तो है ना, ये घूमना बंद हो जाएगा। चक्का का घूमना बंद हो गया तो क्या है, कार तो मोशन में था ना, स्लाइड करेगा तो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। कितना टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू इनटू आर, दैट इज म्यू एम जी। क्या होगा रिटार्डेशन होगा बाई एम म्यू जी। सो मैक्सिमम रिटार्डेशन इट कैन हैव इज आल्सो म्यू जी। ठीक है, मैक्सिमम रिटार्डेशन क्या होगा, म्यू जी। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। A car can move with maximum acceleration 20 meter per second square on earth. Find with what maximum acceleration it can move on moon. Given mu on moon is 1/3 times mu on earth। अर्थ में जितना म्यू है उसका 1/3 टाइम्स है, और म्यू ऑन अर्थ बाय 3, म्यू ऑन अर्थ बाय 3। आपको पता करना ये है कि कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में जा सकता है ऑन अर्थ, और हम जानते हैं मैक्सिमम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू म्यू इनटू जी। सो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑन मून बाय मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑन अर्थ इज इक्वल टू म्यू ऑन मून। कितना है, म्यू बाई 3। सपोज अर्थ पे म्यू है, म्यू बाई 3, और जी कितना है मून पे, जी बाई 6। नाउ म्यू ऑन अर्थ इज म्यू एंड जी क्या है, वो तो जी है। सो इट इज कमिंग आउट टू बी, कितना आ गया, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/18। सो मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑन मून कैन बी, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 20/18, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आपको सारा चीज समझ में आना जरूरी है। तो कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन में जा सकता है, 10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग काफी कुछ चीजें यूज करते हैं लेकिन उसके पीछे का लॉजिक मैजिक को नहीं समझते। जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ लोग ड्रामा में क्या करते हैं, वो लोग मून वॉक करते हैं, देखो ना मून वॉक कैसे होता है। मून वॉक कैसे होता है, वो पाँव आगे जाएगा, ऐसे फिसलेगा, फिर आगे जाएगा, ऐसे फिसलेगा, ऐसे करते करते जाते ही जाते हैं। तुम लोग भी ऐसे कर रहे होगे, कैसे करेगा, वो ऐसे ऐसे फिसलेगा, फिर ऐसे फिसलेगा, फिसलते फिसलते आगे जाएगा। मतलब अभी नॉर्मली कैसे चलते हैं, इधर आ, ये दूसरा गया, नहीं मून वॉक में इधर गया, ये फिसलने लगा, फिर दूसरा आगे गया। ऐसा वॉक को मून वॉक क्यों कहते हैं,
व्हाई वी पीपल कॉल इट मून वर्क। हम लोग कर लेते हैं लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। सोचो, मून पे जी कम होने के कारण आपका नॉर्मल रिएक्शन कम रहेगा, वहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कम रहेगा। हम जब चलते हैं कैसे चलते हैं, पहले एक पाँव रखे आगे, ये मान लो आगे वाला पाँव, इससे हम इसको पीछे फिसलाने की कोशिश करते हैं, पीछे की तरफ फिसलाने की कोशिश करते हैं। फ्रिक्शन के कारण वो नहीं फिसलता है, लसक जाता है वहीं पर, तब दूसरा पाँव को आगे रखते हैं। तो आगे वाला पाँव से हरदम हम आगे की तरफ पीछे की तरफ फिसलने की कोशिश करते हैं। अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, यू विल स्लीप करते हुए जाओगे एंड यू कॉल इट मून वर्क, है ना, यू कॉल इट मून वर्क। ट्राई टू रियलाइज द फिजिकल सिचुएशन व्हेन यू आर मेकिंग ए मून वर्क। तो कैसे हो रहा है, पाँव क्यों ऐसे जा रहा है, ऐसे फिसला ऐसे फिसला ऐसे फिसला ऐसे फिसला, फिसलते 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 आगे जाता है, उसको हम लोग मून वर्क कहते हैं, क्योंकि मून पे सफिशिएंट फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो we have seen a statement of 7. Now let us go to statement number 8. स्टेटमेंट नंबर 8 में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाना चाहता हूं। नेट रिएक्शन between sliding surfaces, नेट रिएक्शन बिटवीन स्लाइडिंग सरफेसेस हम लोग पहले भी पढ़े हैं। whenever two bodies are in contact they exert equal opposite forces onto each other in a direction normal to their smooth surfaces of contact। स्टेटमेंट में देखो मैं लिखवाया हूं नॉर्मल टू स्मूथ सरफेसेस ऑफ कंटैक्ट। मैं सूत्र वर्ड को तब यूज किया था, कब, जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ रहे थे, तब हम फ्रिक्शन के बारे में जानते नहीं थे। ऐसा एक भगवान एग्जिस्ट करता है हमें मालूम नहीं था, अभी हमें समझ में आ गया कि फ्रिक्शन करके भी कोई चीज है। तो अभी वो स्टेटमेंट गलत नहीं हुआ, अभी वो स्टेटमेंट सही है। अगर सरफेसेस आर स्मूथ देन द इंटरैक्टिव फोर्सेस हैज टू बी नॉर्मल। अगर स्मूथ नहीं है तो इंटरैक्टिव फोर्सेस रहेंगे लेकिन वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। क्या होंगे, कितना अब नॉर्मल होंगे, वो सारा अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। when the body slides on a surface, the surface exerts two forces on it, अरे वो कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है, ये मास स्लाइड कर रहा है, तो ये बॉडी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन तो आ रहा होगा और एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। दे आर कौन कौन, आर एंड म्यू आर, ये है हमारा आर एंड म्यू आर। अच्छा, तो ये दोनों सरफेस के बीच में व्हाट इज द नेट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दोनों सरफेस एक दूसरे के ऊपर आर दे रहे हैं, म्यू आर दे रहे हैं, तो कितना फोर्स एक दूसरे के ऊपर दे रहे हैं वो नोट करना है। नेट फोर्स बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेसेस is a resultant of R and mu R as angle between them is 90 डिग्री। देखो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा, दो फोर्स है भाई, ये है हमारा आर, है ना, और ये दूसरा है म्यू आर, ऐसा है, और ये दोनों का रिजल्टेंट आपको तो आता है, कुछ ऐसा होगा जिसको आप कहोगे नेट फोर्स कितना होगा,
आर का स्क्वायर म्यू आर का स्क्वायर होल ओवर. So net force between two surfaces of contact is this. तीसरा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नेट फोर्स है और ये नॉर्मल फोर्स है उनके बीच में कोई एक एंगल है. कॉल दिस एंगल फाई. द एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड normal force between two surfaces of contact, between two surfaces under sliding condition, is called angle of friction. Is called angle of friction. ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है. इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. कभी कभार तो कुछ बुक्स में कोन एंगल कहते हैं. कोन एंगल कहते हैं. तो ये हो गया हमारा क्या नेट फोर्स. तो यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन कौन है? ये फाई है. फाई इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन. दैट इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन नेट फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स. ठीक है. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या बन गया मेरे भाई? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? इज दिस. Here, what is tan phi? है कोई बताने वाला? Tan phi is P by V mu r by r. So it is mu r by r is mu. अब ये कौन सा म्यू है? म्यू एस वाला कि म्यू के वाला? When the body, yes, ये समझ में आने वाली चीज है. तो हम कहेंगे म्यू के. तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? tan inverse of mu k. समझ में आ गया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें समझ में आ गया. कितना समझ में आया? छोटा एग्जाम्पल बड़े काम के होते हैं. ए ब्लॉक ऑफ 8 kg was pulled on a rough horizontal floor. ब्रैकेट में म्यू दिया है 3/4. ठीक. बाय ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ ए horizontal force of 200 Newton. Find reaction force between the surfaces of contact. क्या पूछा? कोई 8 kg का ब्लॉक है. 8 kg का ब्लॉक को आप खींच रहे हो. When you are pulling this 8 kg block, 8 kg block is sliding on a rough floor. फिर mu is already given. कितना? mu is 3/4. अच्छा, अब ये mu s है कि mu k है? दिया नहीं है तो जहां भी चाहे यूज कर लेंगे. ठीक है. अब ये है ब्लॉक. खींच रहे हैं उसको हम 200 न्यूटन से. यहाँ पर तो नॉर्मल रिएक्शन है 8g और फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू 8g. हाँ, ये है फ्रिक्शनल फोर्स. तो हम क्या कहेंगे? हियर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 200 न्यूटन. लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. आर कितना है?
और 8g है, so it is 3/4 into 8g is coming out to be 60 Newton. Oh, 6 Newton. So FA is more than FL, body slides. अच्छा, so फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? 60 न्यूटन. नेट इंटरैक्टिव फोर्स बिटवीन द सरफेसेस इज इक्वल टू, ये है ब्लॉक, देखो दो फोर्स आ रहे हैं, 60 न्यूटन वाला और 80 न्यूटन वाला, तो नेट फोर्स होगा ये कितना? 60 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर होल रूट ओवर इज 100 न्यूटन. सो फ्रिक्शनल फोर्स इज 100 न्यूटन. समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. Now we shall see a new term called angle of repose, थीटा 0. देखो मैं क्यों ये सब चीजें आपको पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मकसद कुछ अलग है. अभी तक तो फ्रिक्शनल फोर्स बोलने से चैप्टर में आप लोग जानते हो जो अपोजिट टू मोशन होता है म्यू एम जी होता है, दैट्स ऑल. लेकिन हम लोग सारे मिसकंसेप्शन को तोड़ चुके हैं. फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी से कम भी हो सकता है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी हो सकता है ना. तो पूरा चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. तो अभी पॉइंट नंबर 1, द एंगल ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन. angle of inclination of a plane, of inclination of a plane to horizontal, at which a body kept on it just start sliding is called angle of repose. क्या सिंबल दिए इसको? थीटा 0. क्या है एंगल ऑफ रिपोज? सपोज हम कहेंगे कि हमारे पास कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसके ऊपर देखो एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये है ब्लॉक रखा हुआ है. ये ब्लॉक को मैं क्या करता हूँ, ये इंक्लाइंड प्लेन को क्या करता हूँ, धीरे धीरे टेढ़ा करता हूँ. टेढ़ा किया, टेढ़ा किया, टेढ़ा किया, टेढ़ा किया, टेढ़ा किया, एक एंगल में फिसलना शुरू किया. दोबारा ट्राई करते हैं. ये ब्लॉक को इसे रख दिए, फिर इसको टेढ़ा किए, टेढ़ा किए, टेढ़ा किए, टेढ़ा किए, टेढ़ा किए, एक पर्टिकुलर एंगल के बाद चलना शुरू किया. जितना एंगल में ये चलना शुरू किया, कौन सा एंगल? एंगल विद द हॉरिजॉन्टल. अब वो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल कर रहा है उस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिपोज. समझ में आ गया? मतलब क्या हो रहा है कि हम कहेंगे ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका मान लो कि ये एंगल थीटा 0 है और थीटा का वैल्यू थीटा 0 है. अब इसके ऊपर एक ब्लॉक रखेंगे तो ये ब्लॉक जस्ट फिसलना शुरू करेगा. ठीक है, जस्ट फिसलना शुरू करेगा. ऐसी बात है. चलो देखते हैं. The block is about to slide. Block is about to slide. That is,
the block is in limiting equilibrium. ब्लॉक इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर ये ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है तो आप जानते हो कि उसका कुछ वेट होगा, वेट का कंपोनेंट ऐसे होगा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगा, और ये जस्ट फिसलने वाला है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे होगा म्यू आर। और ये कंपोनेंट कितना होता है, अगर इसका मास को m मान लिए तो ये होता है mg cos थीटा, ये होता है mg sin थीटा, है ना। तो इट इज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब सिग्मा fx 0 है, सिग्मा fy 0 है, सिग्मा fy is equal to 0 will give you the normal reaction is mg cos थीटा। इधर का फोर्स बराबर होना चाहिए, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0 है, ये हमें क्या देने वाला है, इधर का फोर्स बराबर है, तो हम कहेंगे mg sin थीटा इज इक्वल टू थीटा नहीं, थीटा 0 है, mg sin थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू आर, दैट इज mg sin थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू mg cos थीटा 0। mg दोनों तरफ से गए, क्या मिला, tan थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू। कौन सा म्यू है, ये जॉर्ज स्लाइड करने वाला है, स्लाइड नहीं किया है तो हम कहेंगे म्यू एस। तो एंगल ऑफ रिपोज कैसे निकालेंगे, थीटा 0 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। अगर हमें पूछा गया बताओ ये कॉपी और ये ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कितना आसान है, आप इसको धीरे धीरे टेढ़ा करो, एक पर्टिकुलर एंगल में चलना शुरू करेगा, जब वो चलना शुरू किया तब एंगल कितना है प्रोट्रैक्टर लगा के नाप लो, tan थीटा इज म्यू, tan थीटा इज म्यू, हमें पता चल गया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम ऐसे निकाल सकते हैं। अंजन दास करके मेरा एक लड़का था, उसको केवीपीआई के सेकेंड राउंड इंटरव्यू में पूछे थे, आपको एक एग्जाम बोर्ड दिया गया और एक ब्लॉक दिया गया, छोटा सा पेपर वेट दिया गया, बताओ इन दोनों के बीच में म्यू कैसा है, कितना है, आप कैसे पता करोगे, एंड ही कुड टेल इट। ठीक है, इससे एप्लीकेशन। तो म्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा कर निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू म्यू। अच्छा, ये चीज ऐसा है क्या, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, अगर थीटा 0 से कम होता तो ये ब्लॉक फिसलता क्या, नहीं, अगर थीटा 0 से ज्यादा होता ये ब्लॉक रुकता क्या, नहीं, फिसल जाता है कि नहीं। थीटा 0 एंगल में जस्ट फिसल रहा है, तो कीपिंग एवरीथिंग इनटू माइंड, चलो आगे बढ़ते हैं। When theta is less than theta 0, block remains at rest. Block remains at rest. मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब द फोर्स which is parallel to the surface of contact, कौन है, mg sin थीटा। सो जब थीटा 0 से कम है, फ्रिक्शनल फोर्स को लेना है mg sin थीटा 0, सॉरी sin थीटा, ठीक है। when theta is more than theta 0, when theta is more than theta 0, block slides down, block slides down। इसका मतलब अभी फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कितना, म्यू mg cos थीटा। तो अगर थीटा 0 से कम हुआ फ्रिक्शनल फोर्स हुआ mg sin थीटा, ज्यादा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स हुआ म्यू mg cos थीटा। और अगर थीटा 0 के बराबर में हुआ, when थीटा is equal to थीटा 0, the block is in limiting
ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में जस्ट फिसलने वाला है, कोई आके थोड़ा सा धक्का मार दिया, उसको कुछ वेलोसिटी दे दिया, नेट फोर्स तो जीरो है ना, इट विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और स्लाइड्स डाउन with constant velocity। ठीक है, कोई इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी में फिसल रहा है, मतलब tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू। समझ में आएगा? आप लोग फोटो ले सकते हो, तो मिटा दूंगा मैं। ठीक है, बिट नंबर 4 में जाएंगे और देखेंगे इसमें कि when और frictional force is equal to mg sin theta, when theta is less than theta 0 is equal to mg cos theta, mg sin theta 0 और mu mg cos theta कब? when theta is equal to theta 0 it is equal to mu mg cos theta, when theta is less than theta 0, sorry, theta is more than theta 0। तो चलो थोड़ा देखते हैं वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ थीटा। आप जानते हो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, कॉस थीटा का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ये है साइन थीटा वाला कर्व, साइन थीटा का वेरिएशन विथ थीटा, और ये कॉस थीटा का वेरिएशन विथ थीटा। कॉस 0 1 है, घटता है, साइन 0 0 है, बढ़ता है। तो अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा कि हमारा कैसा है वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विथ थीटा, जब थीटा 0 से कम है, ये साइन वाला कर्व लेता है, ये साइन वाला कर्व लेता है, ऐसा ऐसा। अगर वही रहता तो शायद कुछ ऐसा होता। कौन सा वाला कर्व है? ये साइन थीटा वाला। लेकिन जैसे ही हमारा थीटा 0 के बराबर हो गया, फिर वो क्या करता है? कॉस थीटा वाला कर्व लेता है, ऐसा, और ये 90 हो गया तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ ये कौन सा कर्व है? कॉस थीटा वाला। तो ये ग्राफ कैसे बनता है? ग्राफ ऐसे बनता है। द ग्राफ गोज लाइक दिस। खाली में ये ग्राफ कर देता तो कुछ लोग इसको सेमी सर्कुलर सोच लेते। मैं बताना चाहता हूँ ये वाला कर्व साइन थीटा का है, ये कॉस थीटा का है। एट थीटा इज इक्वल टू थीटा 0, साइन थीटा 0 इज इक्वल टू म्यू एमजी कॉस थीटा 0, है ना? तो ये वैल्यूज होते हैं। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बना। The variation of frictional force with angle of inclination of the plane is coming like this। ये था पॉइंट नंबर 9। लास्ट पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 को अभी हम देखते हैं क्या है। Perhaps time will not permit, let us see. When theta is more than theta 0, body accelerates। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कोई बॉडी का जिसमें थीटा का वैल्यू थीटा 0 से ज्यादा है, नीचे खींच रहा है mg sin थीटा, रोकने की कोशिश कर रहा है कौन? म्यू mg cos थीटा। अभी आपको समझ में आ चुका है। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन डाउन द प्लेन। ये ब्लॉक अभी फिसलने लगेगा, कितना होगा? इट इज नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स मतलब mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा बाय मास, मतलब इट इज कमिंग g into sin थीटा minus mu cos theta। This is the acceleration down the plane।
अभी हमें मालूम है कि ये जो म्यू है वो tan थीटा 0 है। अगर इन टर्म्स ऑफ थीटा 0 हम निकालना चाहेंगे तो म्यू के जगह tan थीटा 0 लिखेंगे। ठीक है, ये है एक्सीलरेशन। तो ये हो गया इक्वेशन 1। याद रखना न्यूमेरिकल करने के लिए जिसका म्यू ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा, जिसका म्यू कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, है कि नहीं। अब म्यू के जगह tan थीटा 0 डालो तो क्या है, देखिए जी साइन थीटा माइनस tan थीटा 0 इंटू कॉस थीटा, है ना। थीटा 0 क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। आई वांट टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, जी साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 बाय कॉस थीटा 0 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 0 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 0। ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन। और अगर आप लोग स्मार्ट हो तो आपको दिखने लगेगा ये न्यूमरेटर क्या है। जिनको मालूम है उनको आसान लगेगा, इनको मालूम नहीं है बाय हार्ट कर लेना। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन थीटा माइनस थीटा 0 साइन ए माइनस बी बाय कॉस थीटा 0। तो ए से करके हमारा पास और एक फॉर्मूला आके पहुंच गया। दो फॉर्मूला पहुंचे, एक हुआ ये एक्सीलरेशन निकालने का, ये हुआ ये दूसरा फॉर्मूला है एक्सीलरेशन निकालने का। So when theta is more than theta 0, the body accelerates down. With what acceleration? If you are given mu in the question, you have to go for this formula, g sin theta minus mu cos theta. अगर एंगल ऑफ रिपोज दिया हुआ है तो आप कहोगे g sin थीटा माइनस थीटा 0 बाय cos थीटा 0। ये हो गया एक्सीलरेशन ऑन द इंक्लाइंड प्लेन डाउन द प्लेन।